बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम पढ़ेंगे आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया। आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया के काजेज़ पढ़ेंगे, उसकी इन्वेस्टिगेशंस और मैनेजमेंट पढ़ेंगे और उसके कुछ सिनेरियोस पढ़ेंगे कि एग्ज़ाम में अगर सिनेरियो आ जाए तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आयरन का काम क्या है बॉडी में। आयरन जो है वो हीम बनाता है। हीम इज़ अ पार्ट ऑफ हीमोग्लोबिन और फिर हीमोग्लोबिन आरबीसी का पार्ट है। तो जब हीमोग्लोबिन डिक्रीज़ होता है तो हम उसको एनीमिया कहते हैं। अब आयरन है ही नहीं, आयरन नहीं है बॉडी में, डिक्रीज़ है, तो उसकी वजह से हीम नहीं बनेगा और हीम की वजह से हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा तो हीमोग्लोबिन का लेवल डिक्रीज़ होगा। तो अब आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया के काजेज़ क्या है जिसकी वजह से बॉडी से आयरन निकल रहा है और आयरन डिक्रीज़ हो रहा है बॉडी में। तो मेनली हमने काजेज़ को 3 ग्रुपों में डिवाइड किया हुआ होता है, ब्लड लॉस या माल एब्जॉर्प्शन या फिजियोलॉजिकल डिमांड्स इंक्रीज़ है। तो ब्लड लॉस में गैस्ट्रोइंटेस्टिनल लॉसेस हो सकते हैं, कोलोरेक्टल कार्सिनोमा हो सकता है या गैस्ट्राइटिस हो सकता है, पेप्टिक अल्सरेशंस हो सकती है या इरिटेबल बाउल डिजीज़ हो सकता है या डायवर्टिकुलाइटिस हो सकता है, हुकवर्म इन्फेक्शंस हो सकते हैं या क्रोनिक लॉस ड्यू टू एनसेड्स। जो पेशेंट ज़्यादा प्रोलॉन्गली किसी डिज़ीज़ के लिए एनसेड यूज़ करते हैं तो उन्हीं पेशेंट में मोस्टली डिक्रीज़ होता है, आयरन लॉस होती है ना, उससे आयरन ब्लड लॉस होता है। या मेंस्ट्रुअल लॉसेस फीमेल्स में तो मोस्टली आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया होती है। अच्छा, ये हो गए ब्लड लॉस। बॉडी से ब्लड निकलेगा तो जब ब्लड नहीं होगा निकलेगा तो ब्लड के साथ आयरन भी जाएगा, तो आयरन की जो स्टोरेज है वो आयरन की बॉडी में डिफिशिएंसी हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी लेवल्स। फिर है माल एब्जॉर्प्शन। आयरन की एब्जॉर्प्शंस के लिए हमें गैस्ट्रिक एसिड चाहिए। अब अगर गैस्ट्रिक एसिड डिक्रीज़ है किसी डिजीज़ की वजह से, कोई किसी ड्रग्स की वजह से, जैसे हमारे पास पीपीआईज है, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स, इससे जो गैस्ट्रिक एसिड है इसमें डिक्रीज़ हो जाते हैं। या किसी की गैस्ट्रिक सर्जरी हुई है तो उसमें भी गैस्ट्रिक एसिड्स डिक्रीज़ होते हैं। तो इन पेशेंट्स में फिर आयरन की एब्जॉर्प्शन नहीं होती और जब आयरन की एब्जॉर्प्शन नहीं होगी तो आयरन डिफिशिएंसी होगी। फिर है पेशेंट में कोई सीलिक डिजीज़ है तो सीलिक डिजीज़ में जो वॉल होता है ना, इंटेस्टाइन का वॉल होता है, वो उसमें डिजीज़ है तो उसकी वजह से एब्जॉर्प्शन नहीं होती आयरन की। फिर है फिजियोलॉजिकल डिमांड्स। इन्फेंसी में और प्यूबर्टी में डिमांड्स ज़्यादा हो जाते हैं, पेशेंट की ग्रोथ हो रही होती है और ग्रोथ के लिए हमें ब्लड की सिंथेसिस भी ज़्यादा इंक्रीज़ होगी, तो वहाँ पर भी पेशेंट को ज़्यादा आयरन चाहिए होता है, नॉर्मल से ज़्यादा चाहिए। फिर है प्रेगनेंसी। तो प्रेगनेंसी में पीटस को भी आयरन चाहिए, मदर को भी आयरन चाहिए। पीटस का जो मदर का आयरन है वो पीटस की बॉडी में जा रहा है तो मदर में डिफिशिएंसी होगी तो मदर को हम सप्लीमेंट्स फिर देंगे आयरन की। फिर है इसके इन्वेस्टिगेशंस हम कैसे करेंगे। एक तो इन्वेस्टिगेशंस के लिए सबसे पहले इसकी क्लिनिकल प्रेजेंटेशंस हम देखेंगे, सारे एग्जामिनेशंस करेंगे क्लिनिकल, और पेशेंट की हिस्ट्री बहुत ज़रूरी है कि पेशेंट से हम पूछेंगे इसकी कई जो गैस्ट्रिक लॉसेस है वो तो नहीं हो रही, या किसी पेशेंट ने कई प्रोलॉन्ग कोई थेरेपी तो नहीं ली पीपीआईज की या इस तरह के इंसेट्स की। ये हिस्ट्री में हम पूछेंगे सारी चीज़ें पेशेंट से। और फिर लैब इन्वेस्टिगेशन में हम पेरेटीन करते हैं। पेरेटीन जो है ना, ये आयरन का स्टोरेज फॉर्म है, तो ये पेरेटीन कम होगा बॉडी में। आयरन की जो फ्री आयरन है वो भी बॉडी में कम होगा, सीरम आयरन जो है वो कम होगा। जो टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी है, ये जब बॉडी में आयरन नहीं होगा तो बॉडी की जो ट्रांसपेरेंस है उसकी कैपेसिटी इंक्रीज़ होगी कि वो और आयरन को बाइंड हो जाए। तो आयरन की जो बाइंडिंग कैपेसिटी है जो खाली है, ये जो इसके रिसेप्टर्स है वो खाली है, अभी आयरन अटैच हो सकता है तो उसकी जो टीबीसी है वो इंक्रीज़ होगी। ट्रांसपेरेंस की सिचुएशन कम होगी। ये तो ऑब्वियस है कि आयरन नहीं है तो ट्रांसपेरेंस की जो सिचुएशन है वो डिक्रीज़ होगी। तो ये हमारे पास इन्वेस्टिगेशंस हो गए। अब इन्वेस्टिगेशंस के बाद है हम ऐसे पेशेंट को मैनेज कैसे करेंगे। तो ऐसे पेशेंट को सबसे पहले हम इसकी जो अगर कोई डिज़ीज़ है तो उस डिज़ीज़ को ख़त्म करेंगे। अगर पेशेंट में कहीं पर
को हो सकता है किसी को पेप्टिक अल्सर्स है, तो उसके पेप्टिक अल्सर्स को हम ट्रीट करेंगे। अगर वो ठीक होंगे तो उसकी जो आयरन है, आयरन डिफिशिएंसी है, वो भी ख़त्म हो जाएगी उसके साथ। अगर हम थेरेपी दे भी रहे हैं ना, आयरन दे भी रहे हैं, और पेशेंट में कोई अंडरलाइंग डिजीज़ है, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि बॉडी को आयरन हम दे रहे हैं लेकिन बॉडी से आयरन जा भी रहा है, तो इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो सबसे पहले हम खास को ट्रीट करेंगे, फिर है पेशेंट के ओरल प्रिपरेशंस की तरफ जाएंगे। सबसे पहले हम पेशेंट में ओरल प्रिपरेशंस देंगे। तो ओरल प्रिपरेशन में हम पेरिस सल्फेट देते हैं। पेरिस सल्फेट देते हैं 200 मिलीग्राम 3 टाइम्स अ डे, और 3 to 6 मंथ्स के लिए। 3 to 6 मंथ्स में इसका पेशेंट का जो HB है वो 10 से ऊपर आ जाएगा। और फिर है, अगर किसी पेशेंट में कोई पेशेंट है गैस्ट्रिक कॉम्प्लिकेशंस उसमें काज करता है, जिस तरह नाजिया, वोमिटिंग, डायरिया, ये चीज़ें पेशेंट में काज करती है, तो उसके लिए हम पेरिस सल्फेट को की डोज जो है ना वो डिक्रीज़ करते हैं। 200 मिलीग्राम देंगे लेकिन BD देंगे 2 टाइम्स अ डे। अगर फिर इससे भी पेशेंट को कोई, उसका पेशेंट का वही मसला फिर भी है, उसको नाजिया, वोमिटिंग, डायरिया, ये चीज़ें है, तो फिर हम इसको रिप्लेस करेंगे पेरिस ग्लूकोनेट के साथ, और 300 मिलीग्राम देंगे 2 टाइम्स अ डे। ये जो पेरिस ग्लूकोनेट है ये GI सिम्टम्स काज नहीं करता, तो फिर हम इसकी तरफ जाएंगे। अगर फिर भी कोई पेशेंट है वो टॉलरेट नहीं कर सकता, ओरल प्रिपरेशंस को बिल्कुल टॉलरेट नहीं कर सकता, तो फिर हम पेरेंटल आयरन थेरेपी की तरफ जाएंगे। IV देंगे पेशेंट को आयरन आइसोमाल्टोज़ या आयरन कार्बोक्सीमाल्टोज़, ये 2 प्रिपरेशंस आते हैं आजकल, तो पेशेंट को हम ये देंगे। पहले जो प्रिपरेशन आती थी आयरन डेक्स्ट्रान और आयरन सक्रोज के नाम से आती थी, लेकिन ये 2 जो प्रिपरेशंस है अब ये ख़त्म हो गई है। अब ये जो मॉडिफाइड फॉर्म है वो आइसोमाल्टोज़ और कार्बोक्सीमाल्टोज़ आता है आयरन, तो पेशेंट को हम ये देंगे। इसकी सिनेरियोज़ में कुछ सिनेरियोज़ इसके पिक्चर्स दूंगा, तो आप वो भी देख लें। इंशाल्लाह उम्मीद है आपको समझ आई होगी, और अगर किसी को कोई भी मसला हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू।